जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग फरवरी मंथ के जो करंट अफेयर्स आती है, मंथली मैगजीन आती है एडिटोरिया का, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैंने जब इनका एडिटोरियल देखा, मतलब कि मंथली मैगजीन देखा ना, मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे वैसे आर्टिकल्स और वैसे वैसे इन्होंने पॉइंट को कवर करवाए हैं, और इन्होंने पूरे शॉर्ट तरीके से इनको बताया है और बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो हम लोग इसलिए इसको फॉलो कर रहे हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें आपका रिसोर्सेज भी दिखाया जाएगा, जैसे कि कौन कौन से रिसोर्सेज से कौन कौन से आर्टिकल्स लिए गए हैं। जैसे आज के सेशन का पहला आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। इसी तरह से आपको द हिंदू से देखने को मिलेगा, डाउन टू अप देखने को मिलेगा, जनसत्ता, दैनिक जागरण, मतलब जितने भी सिविल सर्विसेज के लिए न्यूज़पेपर आते हैं जो हमारे फॉलो करने चाहिए, उनके जितने भी आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, वैसे वैसे आर्टिकल्स को उस पर कवर कराया गया है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं, जो सारे के सारे आर्टिकल्स, जो मतलब जितने भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होगा वैसे वैसे कवर करेंगे। और इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला आर्टिकल्स रहने वाली है जिया ओगांग सीमा रक्षा गांव। मतलब जिया ओगांग सीमा रक्षा गांव, ये जो है ना एक समृद्ध गांव बनाने का, जिया ओगांग मतलब समृद्ध गांव बनाने के लिए जो एक मतलब कि योजना चलाई जा रही है चीन की तरफ से। इन्होंने अपने देश और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती देशों के साथ ये ऐसे गांव बनाने के लिए ये चालू की गई है चीन के द्वारा। ये 2019 से चालू है, और इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, भारत और चीन के बीच जो है ना एक गांव के लिए थोड़ा सा अनबन हो गई है, और उसमें जो जो भारत और चीन के बीच जो है ना दोनों देशों को अलग करती है, जिसको हम लोग LAC लेक कहते हैं, जिसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। जैसे हम लोग मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा होता है ना, उसी प्रकार यहाँ भारत और चीन के बीच एक रेखा है LAC, जिसको हम लोग वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। वो भारत और चीन को अलग करती है। तो वहीं पे क्या हुआ है, चीन ने क्या किया है, भारत में जो जहाँ पे LAC है, जहाँ नियंत्रण रेखा है, वहीं पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसी वजह से ये चर्चा में है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं आखिर क्यों चर्चा में है, क्यों कब्जा किया, इसके लिए क्या मांगे हैं, क्या क्या मतलब कि उद्देश्य है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात संदर्भ समझ चुके हैं, ये चर्चा में क्यों है, क्यों आर्टिकल्स को कवर कराया गया है, और हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, हाल ही में चीन ने भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर नवनिर्मित जिया ओगांग सीमावर्ती गांवों पर कब्जा कर लिया है। चीन 2019 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गांवों का निर्माण कर रहा है, जो भारत और चीन को अलग करती है। यहां तक की बातें हम समझ चुके हैं, है ना। तो जिस तरह से एक सीमावर्ती गांवों पर है कब्जा कर लिया है, और वहीं पे जो है ना ये वो जो है ना नियंत्रण रेखा जो है ना 2019 से चल रही है, जो कि 5 साल पहले, है ना। अभी 2024 चल रही है, 24 से 5 साल पहले ये चीजें हुई थी। ओके, तो ये आप डेट भी याद रखेंगे। ओके, तो इसका संदर्भ समझ चुके, ये क्यों चर्चा में, इसके बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है जिया ओगांग सीमा रक्षा गांव। तो इसके बारे में समझते हैं। कहा जाता है चीन ने 5 साल पहले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ भारत की सीमाओं पर 628 जिया ओगांग या समृद्ध गांवों का निर्माण शुरू किया था, जिसमें LAC के आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं। मतलब ये कहा जाता है, देखिए अब चीन है, चीन के बीच यहाँ देखो ये अपना भारत है ना, और ये यहाँ पे तिब्बत है, आपको पता होगा, और उसके बाद चीन है। तो चीन और भारत के बीच तिब्बत आती है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पास जो चीन लगभग 628 जिया ओगांग यानी कि समृद्ध गांवों का निर्माण कर चुका है। और अब भारत की ओर है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा पर एक गांव है, वहीं पर इन्होंने अब जिया ओगांग गांव बनाने के लिए ये कब्जा कर लिया है, ताकि मैं यहाँ भी कब्जा करूंगा, तो इससे धीरे धीरे भारत में भी एंट्री कर जाऊंगा। इसी वजह से ये चर्चा में है। ये आपको आंकड़ा भी याद रखना होगा कि कितने गांवों को इन्होंने समृद्ध गांव बना दिया। 628 जिया गांव या समृद्ध गांव का निर्माण शुरू किया है। तो ये भी आंकड़ा आपको कथन और कूट वाले में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये LAC के पास हो रहा है, जैसे कि नियंत्रण रेखा पर, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के को हम लोग जानते हैं, वहीं पे इन्होंने शुरू किया है, शामिल किया गया है। यहाँ तक बातें समझ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है इन गांवों को नागरिक और संभावित सैन्य दोनों कार्यों के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि इन गांवों में जो सीमावर्ती गांव हैं, वहां पे उसके नागरिक और संभावित सैन्य दोनों, यानी कि जो सेना विभाग हैं, उसके नागरिक हैं, उन दोनों के लिए इसमें कार्यों का उपयोग करके डिजाइन किया गया है कि इसमें हम लोग दोनों का मदद लेंगे, दोनों के लिए हम लोग उद्देश्य है कि दोनों को हम लोग इसमें काम देंगे, है ना।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है जिया ओगांग गांवों को रणनीतिक रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है। देखिए रणनीति, गांवों की रणनीति के लिए क्या कहता है, चीन धीरे 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 प्रवेश करना चाहती है ताकि यहाँ पे जो हम लोग कब्जा करेंगे, कब्जा करने के बाद धीरे धीरे जो हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये इसका उद्देश्य यही है। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है संरचनाओं में अधिकतर 2 मंजिला खड़ी विशाल इमारतें शामिल हैं। इसमें आपको कथन और कोड वाला में ये भी पूछे जा सकते हैं कितनी मंजिला, है ना, हमें ध्यान रखना है 2 मंजिला आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 मंजिला भी देखने को मिल सकता है, मतलब कथन और कोड वाला में, जो कि गलत रहेगा। और ये हमें ध्यान रखना है 2 मंजिला की होंगी। नेक्स्ट में आपका कहा जाता है जिया ओगांग सीमा रक्षा गांवों पर भारत की प्रतिक्रिया। आखिर भारत पर ऐसा कुछ हो रहा है तो भारत क्या ऐसे चुपचाप सुनते रहे, भारत ने भी अपना कुछ प्रतिक्रिया दी हैं, उनके बारे में भी समझते हैं। कहा जाता है भारत सरकार ने वर्ष 2022 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सीमावर्ती गांवों को सभी सुविधाओं से युक्त और पर्यटक आकर्षक आधुनिक गांवों के रूप में विकसित करना है। यानी कि जितने भी सीमावर्ती गांव हैं भारत से, उन्होंने भारत को जो है ना, यह क्या क्या भारत ने क्या किया है, उन गांवों को आधुनिक गांव के तौर पर, मतलब वहां पे हर चीजें सुख सुविधाएं देने के लिए इन्होंने कदम उठाई। इन्होंने अपना उद्देश्य पारित किया है कि जितने भी सीमावर्ती गांव हैं वहां पे हम लोग अच्छे खासे प्रोग्रेस करेंगे, अच्छे खासे विकास करेंगे, वहां पे आधुनिक बनाएंगे ताकि वहां पे किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। जैसे कि आपको मान के चलो सीमावर्ती क्षेत्रों में वहां पे सैन्य विभाग भी उपस्थित कर देंगे, वहां पे जो है ना अच्छे खासे मतलब कि सुरक्षा के लिए ध्यान देंगे, अच्छे खासे मतलब विकास करेंगे ताकि कोई भी बाहरी आदमी वहां पे हस्तक्षेप करने से डरे, और अगर कब्जा करने की कोशिश करे तो वो वहां पे जो अपने लिए खुद के लिए लड़ सके। इसका उद्देश्य यही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती गांवों में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की ये भारत ने इसका एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो 2022 में मोदी जी के द्वारा चालू किया गया था, भारत सरकार की जी के द्वारा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है भारत ने अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नई सड़कों, पुलों और हेलीपैड के निर्माण के साथ आगे की कनेक्टिविटी के सुधार के लिए भी ध्यान केंद्रित किया है। इसका उद्देश्य ये भी है कि आगे की कनेक्टिविटी के लिए भी हमें सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, हेलीपैड के लिए जो है ना हम लोग इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे लागू करेंगे, बनाएंगे, जो है ना ये सारी चीज़ें प्रोग्रेस के तौर पर हम लोग काम करेंगे। तो यह बातें हो गई। उसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में तवांग क्षेत्र के गांवों का विशेष रूप से विकास के लिए लक्षित किया गया है। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो ने एक सीमावर्ती राज्य है ना, तो वहां पे इसने वहां के एक जैसे कि पूर्वी क्षेत्र हो गया, अरुणाचल के पूर्वी क्षेत्र और वहां के तवांग क्षेत्र को जो गांवों के रूप में, गांवों को जो विशेष तौर पर इस पे ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जैसे कि अभी हम लोग जस्ट अभी देखें कि इसका उद्देश्य क्या है कि आपका इसमें ज्यादा विकास किया जाए, रक्षा किया जाए, सुरक्षा दिया जाए, है ना। तो इसके बारे में तमाम क्षेत्रों को ये भी ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों के गांवों में विशेष रूप से विकास के लिए लक्षित किया जा रहा है, तो आपको ये से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये हो जाएगा तवांग क्षेत्र, ठीक है, और जो इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक फोकस को उजागर करता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये तवांग क्षेत्र पर किस चीजों का फोकस किया जाता है, रणनीतिक क्षेत्रों पर रणनीतिक फोकस के लिए उजागर किया जाता है। ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट में कहा जाता है चीन द्वारा जियो ओगांग सीमा रक्षा गांवों पर कब्जा क्षेत्र स्थिति और क्षेत्र अखंडता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है। ये देखिए मतलब ये अगर मान के चलो अपने देश में अगर जैसे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ही आए थे, कितना अखंड मतलब कि पूरा क्या कहता था, अखंडता की ओर बढ़ा दिया था, पूरा विभाजित कर दिया था, सबका देश में भी लड़ा दिया था। उसी प्रकार यहाँ पे जो है ना इनको भी डर है, कोई भी आएगा तो हम लोग डरना ही है ना कहीं डर होता है, इसका ये बारे में बताया जा रहा है। चलो ये आर्टिकल्स कवर हुआ और ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी था। उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल्स आप सभी को बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग क्या है, ये 2024 में आया है। रायसीना डायलॉग जो है ना, इसके बारे में समझते हैं। ये द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। देखिए रायसीना डायलॉग जो है ना, ये भारत के द्वारा, भारत में जो है ना एक संस्कृत मतलब ये एक
एक योजना चलाई जाती है जो 2000 लगभग 2016 से चलाई जा रही है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये चालू की गई थी। और अभी जो रिसेंटली इस पे एक बैठक हुआ था, इसके बारे में, उस बैठक में क्या क्या हुई है इसके बारे में समझेंगे हम लोग। आगे ये भी जानेंगे रायसीना डायलॉग आखिर होता क्या है। ये अभी जो है ना वर्तमान समय में जो है ना भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसके बारे उसको लागू किया गया था। अभी रिसेंटली इसका 9वां संस्करण हुआ है, 9वां बैठक हुई है, इसी वजह से ये चर्चा में है। तो समझते हैं यहाँ क्या कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया, जिसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री, जो ग्रीस के अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं, कियाराकोस मित्सोताकिस जो है ना इसके उद्घाटन के तौर पर ये मुख्य अतिथि रहे। आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण के उद्घाटन के समय में मुख्य अतिथि कौन थे, तो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम क्या है इसके बारे में समझेंगे। और 2024 में रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया गया है ये भी हमें ध्यान रखना है। 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ओके, तो ये बातें हो गई, ये चर्चा में इसलिए है। और इसका थीम क्या है, आखिर इसका हर चीजों का थीम होता है, उसी प्रकार इसका थीम है चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और डायलॉग में नीति निर्माता 6 विषयगत स्तंभों पर विभिन्न प्रारूपों में बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ेंगे, है ना। मतलब ये 6 विषयों से हम लोग ऐसी बात करके जो है एक दूसरे के माध्यम से भाईचारा की भावना के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ देंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो इसमें से 6 विषयगत कौन कौन से हैं उसको समझते हैं हम लोग। कहा जाता है पहला में टेक फ्रंटियर्स में कहा जाता है विनिमयन एवं वास्तविकताएं, और ग्रह के साथ शांति यानी कि निवेश और नवप्रवर्तन, और युद्ध और शांति, शस्त्रागार और विषमताएं, बहुपक्षवाद का विनिवेशीकरण यानी कि संस्थाएं और समावेशन। इसको आपको याद रखना होगा भाई, क्योंकि इसमें आपको जो है ऑप्शंस वाले में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जिनमें से यह 6 विषयों में से एक नहीं है ना। तो इसको आपको मतलब 6 के 6 कम से कम याद करके रखना होगा, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट में 5वां आ जाएगा आपका पोस्ट 2023 एजेंडा यानी कि लोक और प्रगति, और लास्ट हो जाएगा लोकतंत्र की रक्षा यानी कि समाज और संप्रभुता। ये 6 विषय हैं, 6 विषय को आपको ध्यान रखना होगा। तो अब देखिए रायसीना डायलॉग आखिर होता है क्या है इसके बारे में भी समझते हैं। रायसीना डायलॉग जो है ये भू राजनीतिक और भू आर्थिक विषयों पर आयोजित होने वाला भारत का एक प्रमुख बहुपक्षीय वार्षिक सम्मेलन है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में नई दिल्ली में किया गया था। तो देखिए ये रायसीना डायलॉग क्या होता है, ये जैसे भू राजनीतिक हो गया, इसके आर्थिक के विषयों में जो है ना बात करें, सम्मेलन किया जाए, कैसे क्या किया जाए, ताकि इसमें जो है जो भी कमियां हैं, जो भी चुनौतियां हैं उनको दूर किया जा सके। इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है भारत में, जो वर्तमान समय में अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं वो उनके द्वारा इनको चालू किया गया था 2016 में। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। और ये 9वां संस्करण अभी वर्तमान समय में हुआ है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और ये कहाँ फर्स्ट में जो है नई दिल्ली में हुआ था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे पॉइंट में कहा जाता है भारत के लिए क्या महत्व है इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये रायसीना डायलॉग का महत्व सबसे बड़ी बात है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व। कहा जाता है विश्व स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने और महत्वपूर्ण योगदान देने की भारत की आकांक्षा को दर्शाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं और महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जो ना भारत को आकांक्षा दिखाते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में देखोगे बच्चा मतलब भारत के अलावा बाहरी देशों में भी भारत के नाम अच्छे खासे हैं, और लगभग सभी देशों के लोग जो है भारत का नाम जानते हैं, है ना। तो ये बातें हैं, ये वैश्विक स्तर पर इन्होंने अपनी पकड़ बनाई है। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है वैश्विक सहयोग। वैश्विक सहयोग में कहा जाता है दक्षिण सहयोग और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देता है। ये वैश्विक सहयोग पर जो है ना ये वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देता है, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो भी साझेदार होंगे उस पर ये काफी ज्यादा सहायता करेंगे। और ये सम्मेलन इसलिए भी आयोजित किया जाता है। और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में कहा जाता है यह मंच विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां और क्षमता को प्रदर्शित करने और उसके राजनीतिक और आर्थिक हित को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, राजनीतियों की ये जो ना काफी ज्यादा बढ़ाने को भी अवसर प्रदान करता है। कौन? रायसीना डायलॉग। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट में आ जाएगा सॉफ्ट कूटनीति, यानी कि पूरा सॉफ्ट कूटनीति हो गया। ये जिम्मेदार और लचीले वैश्विक भागीदार के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यानी कि ये सॉफ्ट कूटनीतिक होते हैं, जैसे कठोर कूटनीतिक ऐसा नहीं है। ये सॉफ्ट कूटनीतिक होते हैं जो सही तरीके से सही ढंग से ये अपना सम्मेलन में जो भी चीजें होंगी, जो कार्य होंगे उनको देखते हैं। तो इस प्रकार ये रायसीना डायलॉग भी हम लोग को देख चुके हैं और दोनों के दोनों आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार हम लोग अगला आर्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, भाई।
तो इसको भी समझते हैं। इससे सवाल, कई सवाल बनाए जा सकते हैं, मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा प्रेस सेवा पोर्टल। प्रेस सेवा पोर्टल जो है ये पीआईबी से लिया गया है ना, सोर्स क्या होते हैं, पीआईबी से। इसमें क्या हुआ है, देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ, प्रेस सेवा पोर्टल नाम से ही समझ में आ सकते हैं कि प्रेस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जिसके कौन लॉन्च किया है, जो भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उनके द्वारा लागू किया गया। इन्होंने क्या किया है, ये डिजिटल सेवा पर फोकस किया है। तो इसके बारे में समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। और कहा जाता है भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत शुरू किया गया प्रेस सेवा पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत में पत्रिकाओं के पंजीकरण और विनियम को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि भारत सरकार के द्वारा भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक अधिनियम चालू किया गया है जो 2023 में लागू किया गया था, जिसका नाम है प्रेस और पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण अधिनियम 2023। इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, है ना। 2023 में ये पारित हुआ था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1 मार्च 2024 को। ध्यान रखना 1 मार्च 2024 को ये लागू हुआ था, यानी पारित कब हुआ था, 2023 में ही पारित हुआ था, लेकिन लागू क्या हुआ 2024 में 1 मार्च को। ये भी डेट हमें ध्यान रखना है, ओके। और ये मंत्रालय किसके मंत्रालय के द्वारा हुआ है, ये सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि प्रेस सेवा पोर्टल किनके द्वारा लागू किया गया है, किनके द्वारा चालू किया गया है, किनके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। ये सवाल बनाए जा सकते हैं, ओके। तो ये किससे जुड़ा हुआ, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओके। तो इसी पर में ये बातें कही गई है, इसलिए चर्चा में है। चलिए आगे देखते हैं, इसके मुख्य बिंदु को समझते हैं। कहा जाता है भारत और आवधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 जो 1 मार्च 2024 को लागू हुआ था, इसका भी ध्यान रखेंगे कि 2023 में पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ, 2024 में 1 मार्च को। और प्रेस सेवा पोर्टल का समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण ऑनलाइन हो गया है। इसमें जो है प्रेस सेवा पोर्टल का जो है ऑनलाइन होना था, ऑनलाइन हो चुका है, ओके। नेक्स्ट में आपका कहा जाता है प्रेस सेवा पोर्टल कागज रहित प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है और तत्काल डाउनलोड के लिए ई साइन सुविधा, डिजिटल भुगतान गेटवे, क्यूआर कोड आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र के साथ सेवाएं प्रदान करता है। देखिए ऑनलाइन आने का मकसद ये भी है, सबसे बड़ा मकसद ये है कि कागज रहित, कागज का जो कम उपयोग किया जाएगा, इससे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। एक तो कागज बनाने में उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होगा, इससे भी मतलब कि सहायता मिलेगी। उसके बाद कागज जैसे देखोगे कहीं ना कहीं हमें कागज जब से कि हमारे यूज हो जाते हैं, कागज खत्म हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं फेंक देते हैं या जला देते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं ये प्रदूषण होते हैं। तो ये भी बड़ी बातें हैं। इसीलिए इन तमाम चीजों को देखते हुए इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन सुविधाओं पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि कागज का ज्यादा उपयोग ना हो। इससे हमें कागज से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, तो ये भी आप समझ सकते हैं, है ना। और ये क्यूआर कोड हो गया, गेटवे हो गया, इस तरह से इसकी सेवाएं प्रदान की गई है। नेक्स्ट में आपका कहा जाता है यह प्रशासकों को जो 48 घंटे के भीतर अपने प्रशासनों के ई संस्करण डाउनलोड करने और प्रेस सूचना ब्यूरो को मासिक रूप से भौतिक प्रतियां जमा करने का आदेश देता है। ये आपको समय भी याद रखना, 48 घंटे के भीतर करना होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और इसे अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से पोर्टल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा फेसलेस ऑडिट और निरीक्षण की भी अनुमति देता है। इसमें जो है ना फेसलेस ऑडिट का भी इसमें जो है और इसका निरीक्षण के लिए, इसके देखरेख के लिए भी इसमें अनुमति दे चुकी है। और ये कुशल बनाने के लिए, अधिक से अधिक कुशल बनाए जा सकते हैं, इसका उद्देश्य ये था, ठीक है। ये पोर्टल प्रेस रजिस्टर जनरल द्वारा ये लागू किया गया। किसके द्वारा, पोर्टल प्रेस रजिस्टर जनरल के द्वारा फेसलेस ऑडिट और निरीक्षण की भी अनुमति देता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में कहा जाता है प्रेस सेवा पोर्टल के साथ एक नई वेबसाइट, यानी वेबसाइट का नाम है PRGI यानी .government.in भी इस जिसमें सभी संबंधित जानकारी और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार 3 आर्टिकल को कवर किए और हम लोग लास्ट आर्टिकल आज के सेशन का भी देख लेते हैं। एक और आर्टिकल्स को 4 आर्टिकल्स कम से कम कवर करते हैं, है ना। काफी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते ही होंगे इस आर्टिकल के बारे में, जरूर से जरूर सुने होंगे, सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल भी था। और इसको हम लोग समझते हैं क्या है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जनवरी मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया था। देखिए अभी चंडीगढ़ में जो है मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें जो है ना आप देखोगे सीसीटीवी फुटेज का जो है ना उन्होंने किस तरह से उन्होंने मतलब कि जो इलेक्शन के बाद उसका काउंट होता था, यानी अब उनको किस तरह से वो फटाफट कर रहा था, चोरी कर रहा था, इसी वजह से ये रद्द कर दिया है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ये द हिंदू से लिया गया है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने
क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया है। नतीजा के पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत को प्रदत्त व्यापक शक्तियां का इस्तेमाल किया है। यानी कि अदालत जो है, एक तो आप संविधान एक आर्टिकल 142 में आप देखोगे ना, लोग मतलब अदालत को जो ना बहुत सारी शक्तियां दी गई है, वो कर सकती है। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। ये मेयर का जो है चुनाव हुआ था 30 जनवरी को, उसके बाद रिजल्ट आने के समय में जो है काफी धांधली हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने इसका जो है ना मतलब कि इसको रद्द कर दिया। ठीक है, तो ये बातें हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका जाता है, रिटर्निंग अधिकारी को सुरक्षा कैमरे में 8 मतपत्रों को विरूपित करते हुए पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र का मजाक बताया और मतपत्र रिकॉर्ड और सुरक्षा कैमरे के फुटेज को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। आप सभी जरूर शॉर्ट वीडियो या रील्स में जरूर देखे होंगे एक सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज का किस तरह से उन्होंने 8 मतपत्रों को जो ना इन्होंने मतलब रद्द कर दिया था जीतने के लिए, है ना। तो इस वही फुटेज काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था और ये अदालत ने भी इसके बारे में निंदा की, क्योंकि इन्होंने क्या किया, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया था, इसी वजह से इनको रद्द कर दिया था। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बातें हैं। कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप लोकतांत्रिक समाज में निष्पक्ष चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है, और आर्टिकल 142 समझते हैं। आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 में सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, और इसमें से जैसे अनुच्छेद 142 की उपधारा 1 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकता है, यानी कि आदेश दे सकता है, जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि पूर्ण न्याय करने के लिए, मतलब अदालत का काम क्या है, न्याय पारित करने के, न्याय देने के लिए उनके लिए उनको कोई भी अधिनियम लागू करे, कोई भी आदेश जारी करना पड़े, वो कर सकती है। अदालत के पास ऐसी शक्ति आर्टिकल नंबर 142 के तहत उनको दिया गया है कि अगर किसी तरह से हम लोग को न्याय मिलने के लिए कोई भी हद तक जाना होगा, कोई भी आदेश जारी करना होगा, कोई भी शक्ति पारित करना होगा, तो उनके लिए आप कर सकते हो। तो वो ये बातें कही गई है 142 में। ओके, और इस प्रकार पारित कोई भी डिग्री या आदेश बाद में पूरे क्षेत्र में लागू हो गया। अगर अदालत अगर पारित कर दिया है, ये पूरा भारत में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में जो चंडीगढ़ की बातें कही है केवल चंडीगढ़ में होगा, ऐसा नहीं है, पूरे भारत में इस तरह से ये लागू होने वाली है ना, लागू हो जाएगी। ठीक है, चलो आप आगे नेक्स्ट पेन में इसका महत्व को भी समझते हैं। कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला चुनावी लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित करती है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो मान्यता बहुत बड़ी बात है ना। उनका फैसला अंतिम फैसला होती है, हालांकि राष्ट्रपति का अंतिम फैसला है, लेकिन इसमें हम लोग ज्यादातर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में समझते हैं, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक सुरक्षित रहती है, और ये फैसला राजनेताओं और चुनाव अधिकारियों को ले परिणामों को हेर फेर न करने के लिए चेतावनी की घंटी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और नेक्स्ट में और लास्ट पर कहा जाता है सरकार की निरंकुशता तथा चुनावी प्रक्रिया ने नौकरशाही की संदिग्ध भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो इस प्रकार ये भी आर्टिकल्स कवर हुआ। इस प्रकार हम लोग टोटल आज के सेशन में 4 आर्टिकल्स को देखें, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग 4-5 आर्टिकल्स को डेली के वाइज में कवर करेंगे, तो हमारे लिए काफी ज्यादा सहायता हो जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था 20 से 22-23 मिनट में हम लोग जो भी जितने भी आर्टिकल्स कवर होंगे हम लोग कवर करेंगे। इसी प्रकार हम लोग रेगुलर आएंगे, है ना। और उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हुआ होगा, और मैंने जैसे सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया, ताकि मतलब कि एक ही बार में जो ना आप सेशन से ही आपको याद हो गया होगा, और इससे सवाल बनाए जाएंगे जो भी बनाए जा सकते, तो वैसे विषय को भी हम लोग कवर किए, हाईलाइट किए, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। एक निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।